प्राइस तो सबका पता है, वैल्यू किसी की नहीं पता है। हाई आईवी के साथ यानी कि उस पुट्स को यूज किया गया है हेजिंग के लिए। इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, कॉल और पुट आईवी के गैप क्रूड बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, तो हम उसे अलग अलग पैरामीटर्स पर चेक करते हैं। तो मार्केट में कॉमन नॉलेज काम नहीं क्या हमने उसके बाद भी रैली नहीं की और उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सर कल के दिन आपने कहा था कि 25,150 के नीचे हमें शॉर्ट ही रहना है और हमें कन्फर्मेशन का भी वेट करना चाहिए। तो सर क्या आज कॉन्फर्मेशन मिला हमको? हाँ, कल के दिन हमने आपसे शेयर किया था कि मार्केट्स में काफ़ी दिनों के बाद फॉल देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से मार्केट्स ऊपर के लेवल पर सस्टेन हो रहे हैं, लगातार ऊपर भी जा रहे हैं और आरबीआई पॉलिसी के बाद खास करके हमें मार्केट्स में अच्छी रैली देखने को मिली। तो जब अचानक से फॉल आई और वो भी इंसिडेंटली एक्सपायरी का डे था, तो एक मन में हमेशा एक्सपायरी को लेकर भ्रम होता है। जब भी मार्केट उस दिन ऊपर या नीचे जाता है, तो एक भ्रम की सिचुएशन होती है कि कहीं इसे एक्सपायरी मैनेजमेंट के लिए ही तो नहीं मूव किया गया। तो इसलिए हमने कहा था कि हमें एक उसका फॉलो अप सेलिंग अगर हमें मिलती है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये यहाँ से सेलिंग शुरू हो रही है। अब आज की जो सेलिंग थी, इनफैक्ट कल से और आज की अगर हम मिला के सेलिंग की बात करें तो हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए, जब आरबीआई की पॉलिसी आई और उसमें हमें अच्छी रैली मार्केट में देखने को मिली और निफ्टी ऑलमोस्ट 25,200 के लेवल पर पहुंच गया। अब जो भी राइज हमें देखने को मिला था आरबीआई पॉलिसी से आने से पहले से 2-3 दिन बाद तक, तो मार्केट 25,200 तक गया था और वहां से भी हम अब नीचे आ गए हैं, यानी कि हम करीब 500 पॉइंट्स हम डाउन हो चुके हैं। और आरबीआई पॉलिसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट किस में होता है? बैंक्स में होता है। वहां सिचुएशन और भी बुरी है। बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट गिर चुका है। तो बेसिकली इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है? मार्केट में कौन सा पॉजिटिव ट्रिगर है? आप मुझे कोई भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। एक ही पॉजिटिव ट्रिगर था, वो थी आरबीआई की पॉलिसी और वो भी अब काम नहीं कर रही है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि वो पॉलिसी एक्चुअली बैंक्स के अगेंस्ट में ही काम कर रही है और थोड़ा बहुत जो एनबीएफसीज हैं उनको जरूर फायदा पहुंचाएंगी। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है और मार्केट जिस तरीके से बहुत हाई लेवल पर खड़ा हुआ था, तो एक नेगेटिव ट्रिगर ही मार्केट को गिराने के लिए काफी था और वो ट्रिगर आ गया है। जो अभी हम देख रहे हैं, इंडिया यूएस डील की सिचुएशन है और अभी जो ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तो वो बेसिकली उस ट्रिगर ने आपको हल्का सा पुश दिया और आप लुढ़क गए। तो हम कह सकते हैं डेटा को देख के कि यहाँ से सेलिंग की शुरुआत हो चुकी है। सर ये जो लगातार 2 दिन से मार्केट नीचे जा रहा है तो सर ऊपर जाते जाते ही अचानक से मार्केट को क्या हो गया? देखो, मैं अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो मैं आपके साथ हमेशा शेयर कर रहा था कि ये रैली क्वेश्चनेबल है। ये रैली डेटा से बैक्ड अप नहीं है। इक्विटी मार्केट में पोजीशंस बन रही हैं, अच्छी खासी बन रही हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स में नहीं बन रही हैं, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक डंपिंग हो रहा है। और उससे रिलेटेड कई सपोर्टिंग एविडेंस मैंने आपके साथ शेयर भी किए। तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रोमोटर सेलिंग जो है काफी बड़े पैमाने पर चल रही है। इस वक्त मल्टी मंथ्स हाई के लेवल पर हमें देखने को मिली। मई के महीने में 43,000 करोड़ की प्रोमोटर सेलिंग हुई है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने प्रोमोटर अपने स्टेक को सेल किया है ब्लॉक डील्स के द्वारा। इसके बाद मैंने आपके साथ भी ये भी शेयर किया कि जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है लोन लेकर शेयर खरीदने की, वो भी काफी हाई लेवल पर चल रही है, 1 ईयर हाईएस्ट लेवल पर चल रही है। 80,000 करोड़ की उनकी जो है लोन बुक, जो एमटीएफ बुक है, जो कि पिछले साल जून के लेवल से कंपेयर की जा सकती है, लगभग उसी लेवल पर है। मतलब रिटेल का हाई पार्टिसिपेशन है और मार्जिन पर शेयर खरीद रहे हैं। तो कभी भी मार्जिन पर जब शेयर खरीदे जाते हैं तो वो एक चिंता की बात होती है। साथ ही जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जो डेरिवेटिव मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स में हमें वो सिंक में नहीं दिख रहे थे। डेरिवेटिव मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशंस नहीं बन रही थी बुलिश, और इक्विटी मार्केट में काफी हाई वॉल्यूम पर सेलिंग हो रही थी। वो हमें एविडेंस दे रहा था कि
स्टॉक की डंपिंग हो रही है। तो ये अगर फंडामेंटल रीजंस को देखें तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नहीं है। और साथ ही जो कंपनी के रिजल्ट्स आए Q4 में, वो भी वहां पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली। कई कंपनीज में हमने देखा कि उन्होंने अर्निंग के एस्टिमेट्स को मिस किया। इसके बावजूद भी आप देखिए निफ्टी के वैल्यूएशन में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी हम 10 ईयर एवरेज से हाई लेवल पर चल रहे हैं। तो आपके कंपनी अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, आपके पास पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है, आप हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं। तो मोटा मोटा सिचुएशन यहाँ पर यही है कि इसको नीचे फंडामेंटली स्पीकिंग इस करंट लेवल पर निफ्टी के लेवल्स जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। और अब देखिए नेगेटिव ट्रिगर्स की बात करते हैं। अब एक के बाद एक नेगेटिव ट्रिगर्स आने शुरू हो गए। अभी आपने देखा ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इसके बाद हमने देखा कि इंडो यूएस डील अभी भी फाइनल नहीं हो रही है। मूडीज की रेटिंग्स को लेकर क्या करेंगे, इसके बारे में लेकर आशंका बनी हुई है। और अब देखिए ट्रंप ने बोला है कि हम अब लेटर्स लिखना शुरू करेंगे कंट्रीज को। जुलाई 9 उनकी डेडलाइन है। तो भाई इससे पहले आप अपनी डील कर लीजिए, नहीं तो हम आपको डालेंगे। और हम जानते हैं कि हमारी डील अभी तक नहीं हुई है। कई की इश्यूज पर वो वहां पर पेच फंसा हुआ है। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी मार्केट के सामने खड़ी हुई है। आप सिर्फ होप में जी रहे हैं कि कुछ हो जाएगा। फंडामेंटल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कुछ हुआ नहीं है। और आप इतने हाई वैल्यूएशन पर खड़े हुए हैं, आपकी कंपनीज उन वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करी, उनके रिजल्ट उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इन रीजंस को देखते हुए ये जो गिर रहा है वो उसे सपोर्ट कर रहा है। और पॉजिटिव ट्रिगर्स कुछ खास हमें दिख नहीं रहे। सर तो क्या अब एफआईआई जो है फुल फ्लेजेडली सेल करना स्टार्ट कर देंगे? देखो एफआईआईज जो है ना वो मार्केट में गेम खेल रहे हैं, अच्छा खासा गेम खेल रहे हैं, काफी पैसा वो बना रहे हैं। किसके कॉस्ट पे बना रहे हैं? हमारे कॉस्ट पे बना रहे हैं। और आपको मैंने शेयर भी किया कि पिछले 10 सालों में एक्चुअली उनकी होल्डिंग्स कम हो रही। अब वो उनका गेम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जून के महीने में लास्ट ईयर हमने देखा इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और बड़े मात्रा पे लोगों ने खरीदारी की। नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट में घुसे कि चलो जी अब इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई, अब तो जी मार्केट ऊपर ही ऊपर जाने हैं। और इस रिटेल के जो सेंटिमेंट्स का फायदा एफआईआईज ने उठाया। उन्होंने क्या किया, जून से लेकर अगर आप सितंबर तक देखें मार्केट्स को वो बाइंग करके ऊपर ले गए। करीब 3500 पॉइंट्स निफ्टी में वो ऊपर खींच के ले गए। और इस राइज को यूज करके उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाई। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया। क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ यस तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देख पाएंगे, ज्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टी बैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 एंड 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन ओजी इन्वेस्टर। ओके, अब क्या होना था कि भाई जब उन्हें लगा कि रिटेल वाले घुस गए, अब तो भाई यहां से मार्केट को गिराना है, तो उन्होंने सेलिंग की। जितना खरीदा था 3,500 करोड़ की बाइंग की थी। अक्टूबर से लेकर मार्च तक 4,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की। उनकी शॉर्ट पोजीशन वहां बनी हुई थी, उस शॉर्ट्स को उन्होंने वहां पर एनकैश किया। तो पहले रिटेल को माल छेपा, 3,500 पॉइंट ऊपर ले गए, सारा माल आराम से रिटेल को बेचा।
उसके बाद अपने डेरिवेटिव मार्केट्स में उन्होंने पैसे कमाए, 4000 पॉइंट निफ्टी गिरा। फिर उन्होंने क्या किया, मार्च से दोबारा से बाइंग की, फिर करीब 2500 पॉइंट्स वहां से मार्केट ऊपर गया। और इस दौरान फिर वही खेला कि वो बाय कर रहे थे, रिटेल वाले बोल रहे थे अब तो जी इस बार तो जी 32,000 जाएगा जी, 35,000 जाएगा जी, 40,000 जाएगा, वो खरीद रहे थे, इधर वो अपने शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे। तो अब उनके पैटर्न को अगर हम देखें तो वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। अब नेक्स्ट राउंड में उनकी सेलिंग ही आनी चाहिए, क्योंकि उनकी डेरिवेटिव मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं, 1 लाख से ज़्यादा शॉर्ट्स उनके बने हुए हैं। तो ये उनका खेला है। और उनके पैटर्न्स को अगर आप देखें ना, वो दरअसल इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तो उनके स्टेक्स गिर रहे हैं, दरअसल वो इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और हम जानते हैं रिटेल का माइंडसेट क्या होता है, उनको ये तो पता होता है मार्केट ऊपर चढ़ा गया, अरे ये स्टॉक 3 गुना हो गया, अरे ये स्टॉक 4 गुना हो गया, ये तो पता है। ये नहीं पता है कि इस स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है, इस स्टॉक को मुझे किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, ये नहीं पता है। तो उन्हें पता है उनकी वीकनेस, क्या जैसे ही हम मार्केट को 2,500 पॉइंट ले जाएंगे, लोग निकल निकल के आकर खरीदेंगे और हम उन स्टॉक्स को डंप करेंगे। उस दौरान हम एफएनओ में अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे और फिर जब हम इक्विटी को सेल करना शुरू करेंगे, हम डेरिवेटिव मार्केट्स में भी पैसा बनाएंगे। तो यही खेला पिछले साल चला, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। सर अभी न्यूज़ आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना जो एशियन पेंट्स का स्टेक था उसने बेच दिया है। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास देखो पैसा है, कैश रिच कंपनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बैंक से लोन भी उनको आसानी से मिल जाता है। तो उनकी कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स रहता है। इन्वेस्टमेंट क्यों रहता है, उसके कई मोटिव्स रहते हैं। एक तो नॉर्मल कैपिटल गेन भी रहता है, और कई दफ़े उनको रहता है कि ठीक है हम इसको स्टेक को लेकर रखते हैं और हो सकता है फ्यूचर में हम इसे खरीद लें। कई बार उन्होंने पहले भी ऐसा किया था। तो एशियन पेंट्स में उन्होंने 2008 में, जब मार्केट्स में कोई खरीदना नहीं चाहता था, बिल्कुल बुरी तरीके से निफ्टी क्रैश हो चुका था 60% से ज़्यादा, उस वक्त उन्होंने एशियन पेंट्स में अपनी पोजीशन बनाई, 500 करोड़ उन्होंने लगाए। 2008 के बाद अब हम 2025 में हैं, और अब उन्होंने अपना जितना भी स्टेक खरीदा था, आई थिंक 6.3% का वो होल्ड करते थे एशियन पेंट्स, उसमें से करीब 5% उन्होंने बेचा है। तो 500 करोड़ लगाए थे और अब इनकैश कितना किया, 7,700 करोड़। ओके, तो ये बेसिकली उन्होंने क्यों किया, तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हर जगह पर स्टेक सेल हो रहा है, प्रमोटर सेलिंग हो रही है, इसको भी हम उसी तरीके की चीज़ मान सकते हैं। तो उन्हें कोई एक्वायर तो करना नहीं था कंपनी का, उनका इन्वेस्टमेंट था। अब प्रश्न ये है कि अभी क्यों किया, इतने साल से होल्ड कर रहे थे। देखिए, आप माने या ना माने, हमारी कंपनी के रिजल्ट्स जो इस क्वार्टर के आए हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो एक्चुअली हमें चिंता में डालने वाले हैं। और अब अब जो इस क्वार्टर आ रहा है, इस क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं वो रेपुटेशन होता है कि नहीं, कितना इंप्रूवमेंट होता है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊंगा ना, अगर आप निफ्टी ग्रुप की कंपनीज की बात करें तो करीब 17% कंपनीज ने अपने ही एस्टिमेट्स को मीट नहीं किया। अब सोचिए, कंपनी को पता होता है कि मेरे पास कितना जो बिजनेस आने वाला है, और वो अपने ही एस्टिमेट्स और एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पा रहे। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो 30% दोनों ही केस में एस्टिमेट्स मीट नहीं हुए। तो ये हमें क्या बता रहा है कि सिचुएशन जो है वो बुरी होती जा रही है। मतलब आप क्वार्टर के एस्टिमेट्स भी मीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको 3 महीने की भी विजिबिलिटी नहीं है, और आप जितना अच्छा या बुरा उम्मीद कर रहे हैं उससे बुरा ही हो रहा है। तो उनको भी ये खबर होगी कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी, और जो प्रमोटर्स ने इतना माल बेचा उनको भी पता होगा। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये जो इस तरीके की सेलिंग होती है वो ब्रोकर्ड होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं और वही लोग मार्केट को चलाते हैं। तो उन्होंने एडवाइस दिया होगा
कि भाई बेच दो अगर माल कमाना है। अब 2008 में जब कोई खरीदना नहीं चाहता था, तो वहाँ भी उन लोगों ने ही उसे एडवाइस किया होगा कि भाई खरीद लो, दिस इज द टाइम, क्योंकि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो सर एक बात बताइए, बड़े-बड़े लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं कि लोएस्ट प्राइस पे खरीदा, हाई पे बेच दिया? तो सर ऐसा मल्टीबैगर हम नहीं पकड़ सकते? देखो, जो रिटेल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, वो ये होती है कि मुझे प्राइस तो सबका पता है, वैल्यू किसी की नहीं पता है। वैल्यू जानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? अगर आप फेयर वैल्यूएशन पे खरीदेंगे स्टॉक को, तो वहाँ पर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है कि मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। ज़्यादातर रिटेल वालों से अगर आप पूछेंगे कि क्या आप इस स्टॉक को खरीदेंगे, तो वो उसका डिसीजन किस बेसिस पर लेंगे कि ये स्टॉक कितना चढ़ा। ओके, हम जब भी स्टॉक खरीदते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा अगर मुझे ये ना पता हो कि ये स्टॉक पिछले 1 साल में कितना चढ़ा या इसका प्राइस क्या है। क्या आप उसके गेन, स्टॉक गेन या उसके प्राइस को जाने बगैर उस स्टॉक को खरीदना पसंद करेंगे? अगर ये आप कर पाते हैं, तब तो आप एक सही इन्वेस्टर बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप उनके बैलेंस शीट देखेंगे, उनके प्रॉफिट्स देखेंगे, उनके रेशियोज देखेंगे, उनके वैल्यूएशंस देंगे, उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे। अगर आप ये सब नहीं देख पाएंगे, तो आप किसके बेसिस पर डिसीजंस लेंगे? अरे ये तो यार 30% चढ़ गया, अगर मैं 1 लाख लगाता तो मेरे 1,30,000 हो जाते। तो ये आपके स्टॉक में एंटर करने का क्राइटेरिया होता है कि मैं पहले नहीं स्टॉक खरीद पाया, अब मैं खरीदूंगा तो 30% अभी गेन आया, अभी तो 30% मुझे और मिले। और इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम वही होता है जो पिछले साल हमने देखा। हो सकता है आपने 100 रुपये में खरीदा, वो 110 120 जाएगा और फिर वो घूम फिर के 70 80 50 तक चला जाएगा, क्योंकि उसकी वही वैल्यू है। तो जो स्मार्ट बंदा है वो उस गिरावट में 50 रुपए में खरीदेगा, और आपका प्राइस, आपने जिस प्राइस पे खरीदा उस प्राइस पे जब तक स्टॉक आएगा तब तक 3-4 साल निकल जाएंगे और आप शायद बेरली ब्रेक इवन हो पाएंगे। तो कैसे मल्टीबैगर पकड़े और ये सारा जो चीज़ है, तो क्या ये इन्वेस्ट फॉर अल्फा में आप सबको सिखाएँगे? हाँ, ये तो देखिए हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही की पार्ट है कि हाउ टू वैल्यू अ स्टॉक। कोई भी स्टॉक आपने उठाया, उसका प्राइस और वैल्यूएशंस में कितना गैप है और मैं उसे किस प्राइस पर मुझे खरीदना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उसका प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ है और आपकी आपकी कैलकुलेशन से उसकी वैल्यूएशन 75 रुपीज़ पे आ रही है, और आपको लग रहा है कि ये तो अब गिरेगा नहीं। ऐसा हो सकता है। तो अगर आप पेशेंट डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, तो आप बोलेंगे नो नो, मैं तो अपने प्राइस के लिए वेट करूंगा। अगर आप इम्पेशेंट हैं कि ठीक है मैं थोड़ा ले लेता हूँ, तो आपको कम से कम इतनी इंटेलिजेंस तो आएगी कि ठीक है मैं 75 के लेवल पर मैं अपने फंड्स को रखता हूं कि जब भी आएगा तो मैं लूंगा। तो किसी भी स्टॉक के फेयर वैल्यूएशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। और वैल्यूएशंस कोई देखिए साइंस नहीं है कि बस आपने फॉर्मूला लगाया और एग्जैक्टली आ गया। तो हम उसे अलग अलग पैरामीटर्स पर चेक करते हैं और उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो फेयर वैल्यूएशन से भी नीचे आ जाए, इट्स पॉसिबल। लेकिन अगर आपने सही कैलकुलेशंस की हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। और आप देखिए अगर, तो हमारा जो 2024 का पोर्टफोलियो है वो इस बात का गवाह है। हमने सही वैल्यूएशन पर स्टॉक को उठाया और हमने कम स्टॉक्स उठाए, लेकिन जितने भी उठाए वो ड्यूरिंग द फॉल जो हमने पिछले साल देखा मार्च के महीने तक, उस दौरान में हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में रहा। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि आप सही वैल्यूएशंस पर स्टॉक को पिक करते हैं। सर कुछ ऑडियंसेस के सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल ये है कि सर विल चार्ट पैटर्न्स एज इन्फर्ड केपेबल टू स्टैंड अगेंस्ट ह्यूज लिक्विडिटी, एफआईआईस प्लस डीआईआईस? देखिए,
चार्ट पैटर्न्स पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। ओके, चार्ट पैटर्न्स आज हर कोई जानता है कि यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है, ये दोजी बन रहा है, ये वो अलग अलग वो नाम से लोग उसे बुलाते हैं। तो ये अब एक कॉमन नॉलेज बन गया और हम जानते हैं मार्केट में कॉमन नॉलेज काम नहीं करता। तो हम चार्ट पैटर्न्स पे तभी थोड़ा बहुत रिलाई करते हैं जब बाकी जगह से वो डेटा की कंफर्मेशन हमें मिलती है। हम ज़्यादा डेटा पर रिलाई करते हैं। अब देखिए, जो हम सो कॉल्ड ऑपरेटर एक्टिविटी कहते हैं या मार्केट मैनिपुलेशंस कहते हैं, कई दफ़े हमें सुनने को मिलता है, तो वो तो इन्हीं पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। जब उन्हें पता होता है कि ये पैटर्न रिटेल वाले बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं, तो उसी का वो फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि लिक्विडिटी के सामने कोई चार्ट पैटर्न नहीं चलेगा। लेकिन बात यह है कि जब लिक्विडिटी है मार्केट में घुस रही है, तो उसके फुटप्रिंट्स हर जगह दिखेंगे, इक्विटी मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट। मान लीजिए आपको कल एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंपनी ए को बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि आप 4 लोगों को बताएंगे ही बताएंगे, और अगर नहीं बता पाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप जाकर कई सारे कॉल ऑप्शंस खरीद लेंगे, यानी कि आपने अपना फुटप्रिंट छोड़ दिया। और जो स्मार्ट पढ़ने वाला होता है वो उन फुटप्रिंट को रीड करता है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट, लिक्विडिटी के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। सर आगे बढ़ते हैं। दूसरे सवाल जस्ट लॉजिकल जी पूछ रहे हैं कि सर डोंट यू कंसिडर दिस फॉल मेनली ड्यू टू ईरान यूएस एस्केलेशन, नॉट फंडामेंटल ड्रिवन, कॉज ब्रेंट ऑयल टच्ड $70? तो दो चीज़ें हैं, इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा क्रूड प्राइस। ओके, देखो, ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से अगर आप देखो तो इंडिया में कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम ईरान से काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदते थे, लेकिन अब यूएस के रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो भी कम हो रहा है। तो एज सच कोई मेजर डिपेंडेंसी इस इंसिडेंट की वजह से तो नहीं आई। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑयल, तो ऑयल डेफिनेटली उसमें राइज आया है, 70 के ऊपर आ गया है। ओके, अब मैं आपको याद दिला दूं कि 2021 के मई के महीने में क्रूड 100 से ऊपर चला गया था। क्या हमने उसके बाद भी रैली नहीं की? सो हमारी जो टॉलरेंस लिमिट है ना क्रूड की, वो 70-80 तक है। 80 के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। लेकिन मैं कहता हूं क्रूड 100 पहुंच गया, फिर भी हमारे मार्केट्स रैली किए। तो आज जब क्रूड 70 पहुंचा तो मार्केट्स क्रैश क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उस वक्त कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे, उनमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, और जो गवर्नमेंट का केपेक्स ज़्यादा हो रहा था, तो ग्रोथ के पॉसिबिलिटी थी, ऑप्टिमिज्म था। आज नहीं है, केपेक्स भी सबड्यूड है, कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। साथ ही मार्केट्स 10 इयर्स के जो उसके वैल्यूएशन से उससे हायर लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ओके, तो हम गिर रहे हैं अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से। और जैसा कि मैंने कहा कि 70, 80, 90 तक की क्रूड को हम सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि होना क्या है, क्रूड बढ़ेगा, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिक है। ओके, लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जेपी मॉर्गन ने बोला है कि क्रूड की पॉसिबिलिटी है 120 क्रॉस करने की। नो, अगर ऐसा होता है और हमारी कंपनीज इसी तरीके से बुरी परफॉर्मेंस करती रहती हैं, फिर तो प्रॉब्लम है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? आज का डेटा अगर हम देखें तो थोड़ा देखो बेरिश है। ओके, आप देखो विक्स बढ़ा है। ओके, कॉल और पुट आईवी के गैप्स बढ़े हैं। ओके, उसके साथ जो पुट कॉल रेशियो है उसमें राइज देखने को मिला है, अच्छा खासा।
अब पुट कॉल रेशियो में राइज जब मिलता है और पुट की आईवी बढ़ती है, ये इसका सीधा मतलब होता है कि ज़्यादा पुट्स बेचे गए हैं हाई आईवी के साथ, यानी कि उस पुट्स को यूज़ किया गया है हेजिंग के लिए। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने हेजिंग ऐड किए, हेजेस ऐड किए। तो ये जो पुट कॉल रेशियो में राइज हमें देखने को मिला है, वो दरअसल मिसलीडिंग है। ओके, अब फ्यूचर्स के डेटा में आते हैं। तो फ्यूचर्स का डेटा में वंस अगेन प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला है। निफ्टी प्रीमियम आई थिंक इस महीने का 17-18 के करीब हो गया है। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता पिछले कई महीनों में हमने ये प्रीमियम देखा है इतना कम। नेक्स्ट मंथ के प्रीमियम में भी ड्रॉप देखने को मिला है विद अ ह्यूज ओवाई एडिशन, क्लियर कट इंडिकेशन कि शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। ओके, नाउ अगर हम नियर टर्म में बात करें, नियर टर्म में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एफआईआईज अभी भी अपनी पूरी शॉर्ट्स नहीं बना गए हैं। तो मतलब ये है कि एक दो दिन में थोड़े बहुत बाउंस वाउंस देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रेट फॉल के चांसेस कम है, लेकिन ट्रेंड इस वक्त अगर आप देखें तो बेरिश ही है। तो मैंने आपके साथ क्या लेवल पहले शेयर किया था, 25,150, इसके नीचे हमें बेरिश रहना है। ओके, अब उससे हम तो काफ़ी नीचे आ गए। अब जो हमारा लेवल बनता है वो है 24,650, ये लेवल है। इसके ऊपर हमें होप मिल सकती है और इससे नीचे जब तक हम हैं तो फिर वंस अगेन हम बेरिश ही रहेंगे। तो ओवरऑल इस डेटा को देखकर बायस हमारा बेरिश ही रहेगा और जो सेल ऑन राइज है वो मार्केट में चलता रहेगा।